16 जुलाई 1945 सुबह का समय, न्यू मेक्सिको का रेगिस्तान, और फिर अचानक एक ऐसी रोशनी जो अंधा कर दे। हाँ, वो था ट्रिनिटी टेस्ट, पहला परमाणु धमाका। और कहते हैं ये उम्मीद से 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, मतलब करीब 15 से 20 किलोटन टीएनटी। बिल्कुल। और इसे देखकर इसके पीछे जो दिमाग था, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, उनके मुंह से भगवत गीता के वो शब्द निकले, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। कितना नाटकीय क्षण रहा होगा वो। सही में, वो क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। आज हम इन्हीं जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, जिन्हें लोग अक्सर परमाणु बम का जनक कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट और उनकी जो जटिल विरासत है उस पर काफी रोशनी डालती है। जी, तो हमारा मकसद है कि इस जानकारी के आधार पर ओपनहाइमर की यात्रा, उनके काम और उसके नतीजों को थोड़ा बेहतर समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1904 में न्यूयॉर्क शहर में। ओपनहाइमर का जन्म एक जर्मन यहूदी परिवार में हुआ और सुना है बचपन से ही कमाल के थे। अरे कमाल से भी बढ़कर, सोचिए, महज 10 साल की उम्र में वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की ऊंची बातें समझ रहे थे। 10 साल में? और 12 साल में तो लेक्चर भी दे दिया था उन्होंने। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब अविश्वसनीय लगता है। हार्वर्ड से डिग्री सिर्फ 3 साल में ले ली केमिस्ट्री में, पर उनकी पकड़ सिर्फ केमिस्ट्री तक नहीं थी। फिजिक्स, फिलॉसफी, लिटरेचर, यहाँ तक कि पूर्वी धर्मों में भी उनकी गहरी रुचि थी। और पीएचडी भी सिर्फ 23 की उम्र में कर ली। जी, लेकिन इस पूरी चमक के पीछे कुछ स्याह पहलू भी थे। ऐसा कहा जाता है कि उनमें थोड़ी आत्मविनाश की प्रवृत्ति थी। चेन स्मोकर थे और डिप्रेशन से भी जूझते थे। उन्होंने अपने भाई से कहा भी था, मुझे दोस्तों से ज्यादा फिजिक्स की जरूरत है। हाँ, ये उनकी लगन दिखाता है, या शायद अकेलापन भी। शुरुआत में वो जैसे दुनिया से कटे-कटे से रहते थे। लेकिन फिर 1930s के दशक में कुछ बदला है ना। यूरोप के हालात, हिटलर का उदय। बिल्कुल, खासकर यहूदियों पर जो अत्याचार हो रहे थे उसका उन पर गहरा असर पड़ा। शायद इसलिए भी कि उनके कई साथी वैज्ञानिक जैसे आइंस्टीन, शील्जुलार्ड, फर्मी, वो सब जर्मनी से भागकर अमेरिका आ रहे थे। अच्छा, तो ये चीजें उनकी राजनीतिक चेतना को जगाने का कारण बनी। हाँ, उनका खुद का जर्मन यहूदी होना भी इसमें एक फैक्टर था। वो फिर वामपंथी विचारधाराओं से प्रभावित हुए, बैठकों में जाने लगे, यूनियनों को चंदा भी दिया। और इसी पृष्ठभूमि में फिर आता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अगस्त 1939 आइंस्टीन और शिल्जुलार्ड की वो चिट्ठी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को। हाँ, जिसमें हिटलर के परमाणु हथियार बनाने के खतरे के बारे में चिताया गया था। वहीं से अमेरिकी सरकार ने यूरेनियम रिसर्च में पैसा लगाना शुरू किया। उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती तो यूरेनियम के आइसोटोप्स U-235 और U-238 को अलग करना था, है ना? सही, ये बहुत मुश्किल काम था। और दिलचस्प बात यह कि आइंस्टीन को इस पूरे प्रोजेक्ट से दूर रखा गया। दूर रखा गया? क्यों? सरकार को उनके कुछ पुराने राजनीतिक संपर्कों की वजह से सुरक्षा का थोड़ा खतरा महसूस हुआ। अच्छा, फिर 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर हमला हुआ और अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल हो गया। तो जो एक वैज्ञानिक खोज थी वो अब एक फौजी मिशन बन गई। और बजट $2.2 बिलियन उस समय, आज के हिसाब से तो खरबों रुपए होंगे। हाँ, आज के हिसाब से करीब $24 बिलियन। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 13 अगस्त 1942 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट औपचारिक रूप से शुरू हुआ। कर्नल लेस्ली ग्रूव्स को इसका प्रमुख बनाया गया। ग्रोव्स ने ही ओपनहाइमर को चुना है ना, बम डिजाइन का वैज्ञानिक प्रमुख, जबकि उन पर कम्युनिस्ट संबंधों का शक भी था। हाँ, ये ग्रूव्स का एक बड़ा और शायद विवादास्पद फैसला था, पर उन्हें ओपनहाइमर की वैज्ञानिक काबिलियत पर शायद बहुत भरोसा था। उन्हें लगा कि प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए ओपनहाइमर जरूरी हैं। प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग गुप्त जगहें थीं। जी, ओकरिज, टेनेसी में यूरेनियम संवर्धन का काम होता था, मतलब यूरेनियम को हथियार के लायक बनाना। वॉशिंगटन स्टेट में प्लूटोनियम का उत्पादन और लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको में बम का डिजाइन। ये लॉस एलामोस वाली जगह ओपनहाइमर ने ही सुझाई थी। और वहीं पर दिसंबर 1942 में फर्मी ने वो पहली नियंत्रित परमाणु चेन रिएक्शन हासिल की। सही कहा। और फिर 2 तरह के बमों पर काम हुआ। एक लिटिल बॉय जो यूरेनियम वाला था और जिसका डिजाइन थोड़ा सरल गन टाइप था, और दूसरा फैट मैन प्लूटोनियम वाला, जो ज्यादा जटिल इम्प्लोजन टाइप डिजाइन पर आधारित था। हाँ, इम्प्लोजन मतलब जिसमें विस्फोटक पदार्थ को अंदर की तरफ दबाया जाता है। और इसी इम्प्लोजन डिजाइन को टेस्ट करने के लिए ओपनहाइमर ने ट्रिनिटी टेस्ट पर जोर दिया। और 16 जुलाई 1945 को वो टेस्ट हुआ। धमाका इतना जबरदस्त कि स्टील का टावर ही भाप बन गया। हाँ, और वही ओपनहाइमर ने गीता का वो श्लोक कहा। वो संस्कृत जानते थे और गीता पढ़ी थी उन्होंने।
शायद उस क्षण की भयावहता को व्यक्त करने के लिए उन्हें वो शब्द सबसे उपयुक्त लगे। टेस्ट सफल रहा और फिर कुछ ही हफ्तों बाद हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन। ओपेनहाइमर की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? जानकारी के अनुसार हिरोशिमा के बाद वो शुरू में कुछ हद तक शायद राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि बम नाजी जर्मनी पर इस्तेमाल हो। पर नागासाकी के बाद वो काफी हिल गए थे, गहरे सदमे में थे। युद्ध के बाद तो उनका नजरिया काफी बदल गया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पछतावा जताया, परमाणु हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की वकालत करने लगे। राष्ट्रपति ट्रूमन से उनकी वो मुलाकात भी काफी चर्चित है, जहां उन्होंने कहा, मेरे हाथों पर खून लगा है। जी, और कहा जाता है कि ट्रूमन इस बात पर काफी नाराज हुए थे। बाद में ओपेनहाइमर ने परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ काम किया, लेकिन हाइड्रोजन बम के विकास का कड़ा विरोध किया, जिसे एडवर्ड टेलर आगे बढ़ा रहे थे। सही। उनके इसी विरोध और पुराने राजनीतिक झुकाव के कारण आखिरकार उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई। और फिर बाकी जीवन उन्होंने अकादमिक क्षेत्र में ही बताया। हाँ, 3 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुए, पर मिला नहीं, और 62 साल की उम्र में गले के कैंसर से उनकी मौत हो गई। वो चेन स्मोकर थे। तो कुल मिलाकर ओपेनहाइमर की कहानी एक गहरे विरोधाभास की कहानी है। एक तरफ असाधारण प्रतिभा, जिसने ऐसा विनाशकारी हथियार बनाया, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो बाद में उसी हथियार के नियंत्रण के लिए जिंदगी भर लड़ता रहा। आज दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये सच है, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि 1945 के बाद से किसी युद्ध में उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, वैज्ञानिक खोजों के साथ आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में। और शायद यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ सकते हैं। जब हम दुनिया बदलने वाली तकनीक बनाते हैं, तो उसके साथ कौन सी नैतिक जिम्मेदारियां आती हैं? बिल्कुल। इन तथ्यों की रोशनी में ओपेनहाइमर की विरासत को किस तरह देखा जाना चाहिए? एक नायक या कुछ और? ये सोचने वाली बात है।